नारा बदल लिया इस हुकूमत ने, वोट को इज्जत दो से उन्होंने कहा जी हमने किया था, हम करेंगे, करके दिखाएंगे। बजट पेश होता है तो कॉपियां फाड़ी जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर मारी जा रही होती हैं। इस हद तक तो तब्दीली आई है और इस तब्दीली का क्रेडिट आप शहबाज शरीफ साहब को देंगे। कौम को मुबारक हो कि पहला न्यूट्रल बजट पेश हुआ। आपने जब लोगों में गया आपने क्या देखा है, ज्यादातर लोग क्या कह रहे थे? आप इमरान खान की हुकूमत को गिराकर अगर लोगों को मुतमईन कर सकते और अगर आपके पास कोई बहुत जबरदस्त प्लान होता, को बहुत ब्रेक थ्रू कर लेते आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नारा बदल लिया इस हुकूमत ने, वोट को इज्जत दो से उन्होंने कहा जी हमने किया था, हम करेंगे, करके दिखाएंगे। आपको नजर आ रहा है इस बजट के बाद ये करके दिखाने वाले हैं? बहुत शुक्रिया उसामा। कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान की तारीख का पहला न्यूट्रल बजट पेश कर दिया गया। न्यूट्रल ऐसे कि पार्लियामान के अंदर हुकूमत ही हुकूमत थी, कहीं पर आप और हमें अपोजिशन नज़र नहीं आई। वो जो बराए नाम अपोजिशन बेंचों के ऊपर बैठे हुए थे, शायद तारीख में जो आमरीन आए थे उनको हटा के आप जितने भी जमहूरी शख्सियात आए हैं उनके अदवार में जब जब देखते हैं बजट पेश होता है तो कॉपियां फाड़ी जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर मारी जा रही होती हैं। इस हद तक तो तब्दीली आई है और इस तब्दीली का क्रेडिट आप शहबाज शरीफ साहब को देंगे कि पूरी हुकूमत ही हुकूमत थी। कौम को मुबारक हो कि पहला न्यूट्रल बजट पेश हुआ। कौम को मुबारक हो कि किसी किस्म का कोई हैजान नहीं था, कोई परेशान नहीं था। कौम को मुबारक हो कि हर तरफ हुकूमत ही हुकूमत थी। कौम को मुबारक हो कि आपने एक आम आदमी को, गरीब को जिंदा दरगोर कर दिया है, बस कफन दफन की जरूरत है। कौम को मुबारक हो कि गरीबों से पैसा लेकर अमीरों की कफालत के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। गो के आप तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर देखें तो वहां से अमीर से पैसा लेकर गरीब की कफालत होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कौम को मुबारक हो कि शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली दफा एक वजीर आजम को हुकूमत से निकाले जाने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट ये है कि उन्होंने अवाम की भलाई के लिए कीमतें रोक कर रखी, क्योंकि वो IMF जैसे इदारों के दबाव में ज्यादा नहीं आना चाह रहे थे। मुबारक हो कि आपने पिछले 15 दिन के अंदर 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया और अब उसमें मजीद जो उसके टैक्सेस हैं उसको बढ़ाकर आप इसको 250 तक ले जाना चाहते हैं। यहां पर एक और बड़ी मुबारकबाद की बात यह है कि रेमिटेंसेस, जिसको आप टैक्स फ्री कहते हैं, और पूरी दुनिया में डिजिटल इकोनॉमी को अगर हम देखते हैं, मेरे ख्याल में यहां पर कुछ लोग हमारे दोस्त बैठे हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को कि यूट्यूब, गूगल, इसके अलावा फेसबुक की जो अर्निंग है ये टैक्स फ्री होती है पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे यहां अब डिजिटल अर्निंग को भी उस अम्ब्रेला के नीचे लाया जा रहा है ताकि वहां पर भी आप माल मारें, क्योंकि वहां पर किसी बड़े थंब ने बैठ के पैसा नहीं कमाना है, एक आम यूट्यूबर ने, गरीब ने बैठ के पैसा कमाना है। तो कौम को मुबारक को बड़ा जबरदस्त न्यूट्रल बजट है, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। अल्फाज, आदादो शुमार, इसका गोरख धंधा है और इस गोरख धंधे में आप और हम बैठकर यहां पर क्रॉस सेक्शन और डाइसेक्शन करते हैं और फंसता वो एक आम आदमी है। मुझे बताइए, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री से लेकर आमराना अदवार के अंदर तक में देख लें, क्या किसी शख्स ने ऐसे ने बजट बनाया जिसकी अपनी घर का जो राशन है वो कभी उसने जाकर खरीदा हो? आप मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या कभी इन्होंने जाकर अपने घर के लिए टमाटर या प्याज या फिर आटा खरीदा होगा अपने हाथ से? कोई ऐसा शख्स जो 30,000 रुपए में एक महीने का किसी के घर का बजट बनाकर दे सकता हो? तो ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। इसके रेपरकशंस आप अगले 10-15 दिन में देखिएगा। जो महंगाई यहां तक है 20 से 25%, शौकत तरीन साहब फरमा रहे थे बढ़ेगी, और एक आम जो एनालिस्ट है वो ये कहता है कि कम से कम 30 to 40% महंगाई मजीद बढ़ेगी। अब इस महंगाई में आप और हम, खान साहब के जो दावे थे और वादे थे ना कि आप और हम जो है वो ट्रैवल करें तो साइकिलों पर ट्रैवल करें और प्रोटोकॉल्स ना हो, वो खान साहब नहीं पूरा कर सके। वो ये कर सके हैं नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में। इनका स्लोगन ही हमेशा, मोनोग्राम ही हमेशा साइकिल रहा है। तो कम से कम उस हद तक हम बहुत बेहतर और राइट साइड पर जा रहे हैं। अमीर अब्बास, चूंकि बात फिर कहीं और निकल जाती है, वो सवाल कि आपने जब लोगों में गया आपने क्या देखा है, ज़्यादातर लोग क्या कह रहे थे? शायद मुझे इस तरह गलत लग रहा है, हम चूँकि 15 साल से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं और हर साल बजट में कुछ ना कुछ हम जब न्यूज़ में होते थे तब करते थे या प्रोग्राम में करते हैं डिस्कशन, मैंने इतना खौफज़दा मायूस कौम को पहले नहीं देखा। हर दफ़ा होता है जी हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन इस दफ़ा 60 रुपये एक हफ़्ते के अंदर अंदर पेट्रोल, गैस, बिजली ये सब चूँकि बढ़ चुका है। तो जब आप लोगों में गए क्या तासुरात थे लोगों के? देखिए, लोग तो
जारी बात है, दो वजह से नाराज़ हैं। एक तो बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब के हामी हैं, उनको इस बात का शिकवा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया, और दूसरा ये कि इस हुकूमत के पास भी देने को कुछ नहीं है। आप इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर अगर लोगों को मुतमईन कर सकते, और अगर आपके पास कोई बहुत ज़बरदस्त प्लान होता, कोई बहुत ब्रेक थ्रू कर लेते आप मुल्की हालात में, तो शायद लोग इस बात को फरामोश कर देते कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, भले वो साजिश से गिराया या जैसे भी गिराया। लेकिन एक तो हुकूमत गिराई, दूसरा आपके पास देने को कुछ नहीं है, तो ये काम तो दो आतशा हो गया। लिहाजा एक बड़े पैमाने पे रिजेंटमेंट मौजूद है लोगों के अंदर, और मेरा नहीं ख्याल कि आप आज भी अगर इलेक्शन मुल्क में करवाएं तो आपको नतीजा बता देगा कि लोग किस तरह इस हुकूमत से मुतनफ़िर हैं। अभी तक ये हुकूमत लोगों के दिल में घर करने के काबिल नहीं हो पा रही है। शुरू में 2-3 काम शहबाज शरीफ साहब ने करने की कोशिश की, लेकिन वो जो उनका तासुर था एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वाला, वो तासुर भी उनका अब आहिस्ता आहिस्ता, या मैं तासुर से ज़्यादा अगर भरम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो जो उनका भरम बना हुआ था कि बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भरम भी उनका टूट रहा है। वो जो उनकी फुर्तियाँ थी, उनकी तेज़ी थी, वो तेज़ी और फुर्तियाँ भी बहुत सारे मामलात में नज़र नहीं आ रही हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हम किफ़ायत शारी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ वो अगले ही दिन 4 नए वज़ीर अपनी काबीना में शामिल कर लेते हैं, और जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको काबीना, ठीक है, पूरी दुनिया में 25 से 30, यानी आइडियली 25 से 30 लोगों की काबीना होती है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की काबीना भी बहुत बड़ी थी, उससे पहले नवाज शरीफ की काबीना बहुत बड़ी थी, अब फिर इन्होंने बहुत बड़ी काबीना, क्योंकि इनकी मखलूत हुकूमत है, इन्होंने सबको नवाजना है, सबको अपने साथ मिलाना है, लिहाजा इन्होंने भी अपनी काबीना को बड़ा करना शुरू कर दिया। तो एक तरफ किफ़ायत शारी, दूसरी तरफ ये रवैये। फिर आप 5 दफ़ा गैर मुल्की दौरे पर चले गए, यानी अभी कल शहबाज शरीफ को हल्फ उठाए 2 माह मुकम्मल हो गए, कल अभी 1.5 माह हुआ था, आपने 5 दौरे कर दिए, और उसमें आप बड़े बड़े वफ्द को साथ लेकर गए। तो कोई ऐसा काम ये हुकूमत करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है कि ये लोगों को मुतासिर कर सके। सही। अच्छा, ज़ीशान मर्चेंट साहब, टैक्स की अगर हम बात करें तो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, पिछली हुकूमत की कारकर्दगी ख़ासतौर पर आखिरी साल, और अब जो बजट आया हम तो उससे कंपेयर करेंगे, आपको कौन बेहतर नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसने रिकॉर्ड टैक्स पाकिस्तान का कलेक्ट किया है, जो हिस्टोरिकली आज तक कभी कलेक्ट नहीं हुआ। और आपको मैं ये एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि जब इमरान खान साहब ने जब वो अपने इस टेन्योर का आगाज़ किया था, उन्होंने आवाम से एक अपील की थी कि प्लीज़ आप लोग टैक्स फाइलर्स बने, तो मेरे पास दुबई से, लंदन से बहुत सारे उन लोगों के कॉल्स आए थे कि जी आप हमें फाइलर बना दें, हमें टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो ये क्रेडिबिलिटी थी इमरान खान साहब की कि जिसके बेसिस पे लोगों को, जिनको मैं उनको समझाता था कि जी आपकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करने की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं, चूँकि आप नॉन रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के लिए। तो लेकिन उनका ज़िद यही होती थी कि नहीं, आप हमें फाइलर बना दें, हमें इमरान खान का सपोर्ट करना है, हमें इस गवर्नमेंट का साथ देना है। तो ये क्रेडिबिलिटी थी उस वक्त की कि जिसकी वजह से ये टैक्स फाइलर्स भी बढ़े। और फिर आपने ये देखा कि पिछले 2 सालों में हिस्टोरिक टैक्स कलेक्शंस हुई हैं, यानी 6.1 ट्रिलियन का जो टारगेट सेट किया था, रिवाइज टारगेट, ये एक अचीव हो जाना या इसके करीब पहुंच जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आ जाइए इस साल पे कि अब क्या आने वाले साल में ये चीज़ उसी तरीके से अचीव हो सकती है या नहीं हो सकती। यकीनन आपने अपनी ग्रोथ को खुद स्लो करने की बात की है जीडीपी की, कि आप 6% से जो है 5% का टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी इकॉनमी को स्लो करना चाहते हैं। इकॉनमी स्लो करने का मकसद ये है कि बिजनेसेस कम पैदावार करेंगे और कम सेल करेंगे, जिसकी एक इंडिकेशन ये है कि आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, और इंटरेस्ट रेट इस वक्त जो है हाईएस्ट लेवल पे है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जितना भी बिजनेस होगा और जो बोरोड कैपिटल पे हो रहा है, उसकी बुनियाद पे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा उन कारोबारों को, कारोबारी तबके को, और उसके साथ इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी सेल्स प्राइस बढ़ेगी। जब आपकी सेल या सेलिंग प्राइस जिसको कहते हैं, जब वो बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि आपकी महंगाई बढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि आपकी कुव्वत ख़रीद जो है वो तो बढ़ नहीं रही, क्योंकि सैलरीज उतनी ही उसी लेवल पे रहेंगी आपकी, और आपकी जो
डिस्पोजेबल इनकम है वो नहीं बढ़ रही। तो इसका मकसद ये है कि महंगाई का जो टारगेट 11.5% तय कर रहा है, इन्होंने रखा है, वो इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है या इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मुझे ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अगर इकोनॉमी स्लो हाँ, होगी। उस पर खौफनाक बात यह है, एक तरफ हाँ जी आप फरमा रहे हैं कि महंगाई कहीं ज़्यादा होगी, जो टारगेट है उससे शायद 20% 30% खतरा जाहिर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जब मईशत नीचे जाएगी, जो खुद ये कह रहे हैं, तो रोज़गार भी लोगों का जाएगा। यानी मार्केट में लोग आ रहे हैं, एक तो उनको रोजगार मिल रहा है, और जो पहले रोजगार थे अगर कुछ, तो वो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो ये दोनों काम बड़े खतरनाक है। देखिए, आप इसको आपके सामने रखना चाह रहा हूं, उस पर आप शॉर्ट कमेंट दें। इसको आप ये चीज़ देखिए कि जब इमरान खान साहब का जो टेन्योर था, इसमें कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भरपूर काम हुआ था। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इमरान खान साहब ने चेंजेस लेके आए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़ा तेज़ी से जो है ग्रोथ आपको नज़र आई। फिर इसी तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ नज़र आई, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपने सस्ते लोन्स दिए, लोगों ने मशीनरीज इंपोर्ट की, वो मशीनरीज पाकिस्तान में लगी, और अब उससे जो है आपकी ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ रही है, बल्कि आपकी जो नॉर्मल जो जीडीपी का साइज है वो भी बढ़ रहा है। तो आपको ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है कि कौन से वो अच्छे स्टेप्स लिए गए थे उस दौर में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें एक स्टेप सर जी ब्रीफली इस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा कि रिटेलर्स के हवाले से, यानी इसको हम दुकानदारी कहेंगे, जो चीज़ें डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है दुकानदार, जिसको आप आम लफ्ज़ में कहेंगे, 20,000 जिसका बिल होगा जी, उसको 5% देना होगा टैक्स उस पर, यानी बिल के लिहाज से उसमें ऐड होकर आएगा। 20 से 25,000 जिसका बिल है उस पर 7.5%, 25 से 30,000 जिसका है उसको 3,000 फिक्स्ड देना होगा, 30,000 से 50,000 जिसका है उसको 10,000 का ये देना होगा। तो ज़िशान मर्चेंट साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? ये टैक्स कलेक्शन का एक अच्छा तरीका आप समझते हैं इसको? देखिए, कमर्शियल मीटर्स पे तो हमेशा से इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स, सेल्स टैक्स भी लगता रहा और इनकम टैक्स भी लगता रहा। ऑब्वियसली ये इन्होंने इसके स्लैब्स को थोड़ा सा एडजस्ट किया है, और इस एडजस्टमेंट की वजह से टैक्स थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन होगा। लेकिन ये बात कि ये पहले नहीं था टैक्स, ऐसा नहीं है। ये टैक्स हमेशा से रहा है कमर्शियल मीटर्स पे, यानी जो भी दुकानदार है या जो भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे बिजनेस सेंटर्स हो गए या जितने भी ये कमर्शियल प्लाजाज हैं, इनमें जो भी ऑफिसेज या होंगी, ये सब वो टैक्स देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे डोमेस्टिक कंज्यूमर, उसका बिल अगर 75,000 से ज़्यादा था पहले, तो वो टैक्स देता था, ये जिसको पिछले साल में, जो पिछले 2-3 सालों पहले 25,000 से ऊपर वो फाइलर नॉन फाइलर के इम्पैक्ट से चेंज किया गया था। तो ये टैक्स तो पहले से था, अब इसको थोड़ा सा रीविजिट करके उसको स्लैब्स को चेंज किया गया है। तो यकीनन ये पहले भी था, तो इससे इतना ज़्यादा जमील फर्क फारूक नहीं पड़ेगा जी। अच्छा ठीक है, जमील फारूकी, मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं जी, आसान रास्ता था कि हम इलेक्शन की तरफ चले जाते, हमने मुश्किल फ़ैसला किया। वजह यह थी कि अगर हम इलेक्शन की तरफ चले जाते तो मुल्क की मईशत तबाह हो जानी थी। हमने कौमी मफाद को तरजीह दी, सियासी और ज़ाती मफाद पर हमने अपनी पोलिटिकल फ़ायदे को नहीं देखा, बल्कि हमने कौमी मफाद को देखा कि अगर हम इलेक्शन का अनाउंस करते हैं तो मुल्क को नुकसान होगा। हमने मुल्क को फ़ायदा दिया है, और इसलिए अब हम हुकूमत में हैं, इसलिए हमने ये बजट दिया है और मुल्क को बचा लिया है। जमील, थोड़ा सा उसामा, कौमी मफाद ही को तो देखा है, ये कौमी मफाद ही तो कहलाता है अपने केसेस बंद कराना, कौमी मफाद ही तो कहलाता है मकसूद चपरासी जैसे शख्स से जान छूटती हुई नज़र आना। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहे जब भी हो, उसमें से कुछ निकले कि उसकी मौत की वजह क्या रही, लेकिन कम अज़ कम आप और हमें एक ट्रेल जो कि हमें नज़र आ रही होती है उसको तो देखना होगा। हम नहीं देखते कि इस तरह के केसेस में अयान अली के इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर के साथ क्या हुआ था, हमें नहीं याद कि रेंटल कामरान के साथ क्या हुआ था, हमें नहीं याद कि इसी तरह हाल ही में जो ब्यूरोक्रेट एक दिल का दौरा पड़ने से जाँ भाग हुए उनके साथ क्या हुआ, या फिर मकसूद चपड़ासी। और गुज़िश्ता दिनों किसी ने एक टीवी शो में बोल दिया था कि इसी को वज़ीर ख़जाना लगा दें, तो नून लीग में तो एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, शायद किसी को डर पड़ गया हो कि इनमें से किसी को वज़ीर ख़जाना लगा दिया जाए तो उससे पहले ही उसका जाना ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या आप और हम नहीं समझते कि इनके कौमी मफादात क्या होते हैं? इनके कौमी मफादात इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। ये जब भी गवर्नमेंट में आते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीवन, खान साहब हो गए, ये हो गए, पीपल्स पार्टी के लोग हो गए, जैसे ही हुकूमत में आते हैं इनके जाती मफादात कौमी मफादात में टर्न हो जाते हैं। आप और हमने अपनी निगाहों से देखा है। अब इनका ये कौन सा कौमी मफाद है कि आप 54 लोग 54 हाई ऑफिशियल्स का कॉन्वॉय लेकर टर्की चले गए? ये कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसके टैक्स पेयर के ऊपर इतने हाई प्रोफाइल खर्चे आप करते रहे टर्की में जाकर? आप कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी 10 रुकनी काबीना
बशमूल मुल्क का वजीर आजम लंदन चले जाते हैं, 5-6 दिन वहां गुजार कर आ जाते हैं, और वहां पर डिक्टेशन किससे ली जाती है? जो कॉन्विक्ट हैं और लंदन भागे हुए हैं। वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर 70 लोग सऊदिया चले जाते हैं? सऊदिया 70 लोग, और 70 लोग सऊदिया जाकर वहां पर आराइश, आराम और पता नहीं किस किस तरह से रहते हैं, और उनको वहां से क्या क्या गिफ्ट्स नहीं मिलते। अच्छा। जो कि आज तक नहीं पता कि किसको कौन सी मेरी भी बात मुझे कंप्लीट करने दी गया उसामा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। वो कौन सा मुल्क है? ये कोई रवांडा नहीं है, दिस इज पाकिस्तान। अच्छा। आप टर्की जाने के लिए इश्तिहार लगाते हैं कि मौसूफ टर्की जा रहे हैं और वहां से कोई बहुत बड़ी चीज लेकर आएंगे, और अंदाजा है कि 135 अरब रुपए से ज्यादा के आप इश्तिहारात लगा देते हैं। आपके पास ईंधन लेने के पैसे नहीं है कि बिजली पूरी मिल सके, लेकिन आप पब्लिक के टैक्स के ऊपर अपने पूरे खानदान को, दोस्तों को, उसमें हमजा शहबाज, सलमान शहबाज का क्या काम था उसमें बैठने का? उसमें बाकी खानदान के बैठने का क्या काम था? ये तो हकायक है। बड़े कॉन्वॉयज के अंदर टर्की और सऊदीया में। मोहसिन साहब, इमरान खान साहब के दौर में कहा गया जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ी मराद दी गई, इमरान खान साहब कहा जी एमनेस्टी हम दे रहे हैं, उस वक्त भी हुआ कि जी इससे कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब क्रिएशन तो होगी लेकिन क्या हासिल होगा, एक्सपोर्ट तो नहीं हमारी बढ़ रही होगी, बाहर से फिर हम चीज़ें खरीद रहे होंगे, ये उस वक्त बहुत ज़्यादा कहा गया। लेकिन इमरान खान कहते थे जी रोज़गार रोज़गार रोज़गार। अब हम देख रहे हैं कि 16% जो हाल ही में मैंने देखा है कि जी सीमेंट की खपत कम हो गई है। अब ये हुकूमत क्या आप देख रहे हैं कि किस तरह की सोच और किस तरह के इक़दाम के साथ जा रही है? क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब भी रोज़गार रहेगा या आप डिप देख रहे हैं इसमें? मेरा ख्याल है कि इस बजट में कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं की गई कि कंस्ट्रक्शन जो बिज़नेस है उसको उस तरफ कोई तवज्जो दी गई हो या कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हो। मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा, तो मुझे समझ रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट, वो इमरान खान कर रहे थे तो वो इसको ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये पाकिस्तान के लिए चीज़ें होती है, इमरान खान करे या नवाज़ शरीफ करे, इससे क्या फ़र्क पड़ना है? आपने तो बजट में इस मुल्क को चलाना होता है। आपने रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब चलती है तो 40 एलाइड इंडस्ट्री डायरेक्टली चलती है और जॉब क्रिएशन होता है। शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है, घरों की कमी है इस मुल्क में, 12 मिलियन, तकरीबन 10 से 12 मिलियन घर शॉर्ट है। अगर हम नहीं देंगे तो वो कच्ची आबादी और अनप्लान एरिया बनेगा। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और जब हम चीज़ें काम नहीं करेंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा? जब एक्टिविटी फिजिबल ही नहीं होगी प्रोजेक्ट, अच्छा। और तो एक्टिविटी नहीं आएगी आपकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।